शादी या सजा। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद सुमन को देख रही थी और सुमन उसकी आंखों में देखकर डर से थरथर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को महारानी समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को तुम्हारे साथ। पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी कविता नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर सुमन वह तो उसके पति की राह भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि कविता सुमन को इस प्रकार का दुख दे रही थी, और सुमन के पति मतलब रमेश का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। सुमन की शादी रमेश से 5 महीने पहले हुई थी। सुमन के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। सुमन की जिम्मेदारी से उनके चाचा चाची मुक्त हो गए। उनकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। सुमन के ससुराल में उसकी सास कविता, पति रमेश और ननद अनीता, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के साथ लेकर सुमन इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कब मुमकिन होता। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। सुमन की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और सोहन 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास कविता ने सुमन के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सुमन खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे कविता ने सुमन के लिए बनाए थे। सुमन को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ में अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद अनीता उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज रमेश 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी रमेश आया नहीं था। सुमन को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली ली और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो सुमन को सहन नहीं हुआ। तभी सुमन बोली, वह अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी अनीता आगे आई और सुमन को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या?
मेरी भाई तुम्हारे पति हैं, उनकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करते। उतने में सास बोली, रहने दे अनीता, क्यों इनको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर में ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। सुमन आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे रमेश घर आया। तभी कविता और अनीता ने मिर्च मसाला लगाकर सुमन के खिलाफ रमेश को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सुमन को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी मिला नहीं। अभी आज की ही बात ले लो। सुमन रसोई पर खाना बनाकर कविता और अनीता को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सुमन एक एक गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह सुमन को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। सुमन को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर रमेश को 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सुमन को भूख सहन नहीं हो रही थी। कविता और अनीता का खाना खाने के बाद रसोई घर को ताला लगाने से पहले सुमन ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सुमन को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गए। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए राजाबंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय कविता कोई काम के लिए उधर आई और उसने सुमन को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सुमन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि रमेश घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वह क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश घर पर आया तो सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से रमेश का जोर से आवाज आया, सुमन जल्दी बाहर आओ। सुमन डर कर थर-थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास सभी के शेरनी की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रार रही थी। अनीता भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और रमेश उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही सुमन रमेश के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। सुमन बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते रमेश ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और सुमन को मारने लगा। सुमन जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। सुमन को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने रमेश को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? कविता रमेश को बोली। तभी रमेश बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। रमेश का बोलना सुनकर कविता ने रमेश को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बेड पर
सुमन की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद सुमन घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं रखा क्या? कविता ने उसे टोंट मारा। तभी रमेश उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी इसे माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो कभी हमें भी तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुमन के पीठ के पीछे से अनीता के होने वाली ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे पर रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? कविता साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो अनीता ने होने वाले ससुर उनकी तरफ हाथ दिखाकर बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। अनीता ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना वह बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कविता नर्म आवाज़ से सुमन को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देने ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है। बेटा माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। अनीता की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और सुमन को एक सर्वसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। सुमन संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने तब से सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।